नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन प्रैक्टिस सेट 8 के ऊपर, जो कि ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 3 कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि जब ये मैं कॉमन प्रैक्टिस सेट लाना शुरू किया तो उस समय एक से अधिक परीक्षाओं की परीक्षा तिथि घोषित की गई थी। तो हमने बीच का रास्ता निकाला कि कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं जिसको कि पढ़ने के बाद कम समय में हम इन परीक्षाओं में बैठने लायक हो जाए। मेरी कोशिश यही है कि जब आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और एक से अधिक फॉर्म को भरते हैं और एक ही साथ सबकी परीक्षा तिथि आ जाती है, तो आप परेशान होने लगते हैं, दिक्कत में महसूस करने लगते हैं। तो ये बीच का रास्ता निकाला गया है। उम्मीद है कि 1 से लेकर 7 तक सभी प्रैक्टिस सेट आप मन लगाकर और अच्छे से देख रहे होंगे और प्रश्नों की प्रकृति, पैटर्न को भी समझ रहे होंगे। ये हमारा टीजीटी, पीजीटी के लिए ये प्रैक्टिस सेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिन प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, उनको ऑलरेडी पहले सीबीएसई ने कभी बनाया हुआ था। तो सीबीएसई ने जब एग्जाम कराया तो इसी तरीके के प्रश्न पूछा, तो यहाँ भी पूरी संभावना बनती है कि प्रश्न ऐसे ही रहेंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को व्याकरण का पोर्शन और अच्छे से देखना है। आखिर समय में मैं भी व्याकरण पे चर्चा करूंगा। बीपीएससी ट्री के लिए ये प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है, इन प्रश्नों को हमें क्यों देखना है? क्योंकि बीपीएससी ने एनसीईआरटी, एससीईआरटी तमाम पुस्तकों की चर्चा की है, लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसका जो लेवल है वो बीए और एमए के स्तर का है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग से एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर भी हमने चर्चा की है, उसको आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए पेपर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूजीसी नेट में अब तक के पैटर्न को आप देखेंगे। हालांकि सब्जेक्टिव तौर पर किस तरीके से अध्ययन किया जाए उसका हमने अध्ययन कराया है। यूनिट 1 से लेकर 10 तक मेन जो मूल किताब है, उन किताबों पर भी प्रश्न हमने हल करवाया है। तो कुल मिलाकर तथ्यों को आपको अपने दिमाग में रखना है और उसी हिसाब से तैयार करके जाना है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर रिपीटेड प्रश्न आ जाए, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न ही आपका चयन कराते हैं और या फिर आपको चयन लिस्ट से बाहर करते हैं। तो रिपीटेड प्रश्न आपके बिल्कुल गलत ना हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो हमें प्रश्नों को हल कराने से पहले इन सारी बातों को इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि थंबनेल इत्यादि पर ज्यादा भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि ये इकलौता इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको सही दिशा देने की कोशिश की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने जीवन में बहुत अच्छी जगह हूँ, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे ये लगा कि हमने अपने जीवन में जो भी 15-20 वर्षों तक तप किया है, मैं अपने इस पढ़ाई को तपस्या के तौर पर देखता हूँ और चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी पहुंच हो, मेरे अनुभव और ज्ञान का आप सभी फायदा उठाएं। और ढेर सारे रिजल्ट्स आए जिसमें आप लोगों ने कमेंट्स भी किया। मुझे काफी अच्छा लगा कि चलिए हमने कुछ लोगों के लिए काम किया है। हमने न किसी को आधार बनाया, न किसी को कभी कोई दोष मढ़ने की कोशिश की। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो चाहते हैं कि रातों रात वो स्टार हो जाएं। शायद वो T20 मैच से ज्यादा प्रभावित हो गए हैं और सूर्य कुमार यादव के 360 डिग्री वाले शॉट से काफी प्रभावित हो गए हैं कि कम समय में वो बहुत काम करें। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको धैर्य रखकर काम करना पड़ेगा। जब आपका काम सही होगा तो आपसे जरूर लोग मिलेंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही लोगों से ये इन बातों को कह सकता हूं। चलते हैं, हम बात करते हैं प्रश्न के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं क्योंकि कई विद्यार्थी हैं जिनको कि देखने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए, ये मैंने कुछ टाइप नहीं किया, ये एक तरीके से पेपर है और उसी पेपर को हम यहाँ पर रख रहे हैं। मैं चाहता तो गाइड इत्यादि से भी पढ़ा सकता था, लेकिन उन सब से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। चलते हैं, हम बात करते हैं। आप हमारे ध्वनि से मेरी बातों को जोड़ते हुए इन प्रश्नों को देखिए।
पूछा गया है पहला प्रश्न कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। ऑप्शन दिया गया है ग, घ, ड, ढ, प, फ, द, ध। तो भाषा विज्ञान पढ़ाते हुए हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सबको याद आप कैसे करें। तो अघोष को 12 याद कर लेना है और सघोष को 345। 12 का मतलब कि हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष, अघोष पहला दूसरा। तो इस फार्मूले को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा नहीं याद हो रहा है तो आप केवल एक को याद कीजिए। मान लीजिए अघोष को याद कर लीजिए कि अघोष बराबर 12 याद कर लीजिए। इसी तरीके से महाप्राण याद करना है तो महाप्राण बराबर 24। तो दोनों को बस याद कर लीजिए 12/24। 12 का पहाड़ा याद रखिए, आपका अघोष और महाप्राण तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बातों ही बातों में आप लोगों ने टैली करना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार पहला और दूसरा कौन है। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब यहाँ पर आपने टिक करके रख लिया कि प और फ क्या है, इसमें अघोष ध्वनि। बाकी फार्मूले के आधार पर आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से वर्ण किसमें आते हैं, कौन महाप्राण है, कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्प प्राण है। अब इस तरीके के प्रश्न को देखने के लिए आपको बहुत विद्वत्ता या कई बार नेट क्वालिफाइड करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इसको समझ गए तो आप हजारों बार इस तरीके के प्रश्नों को कर पाएंगे और मेरी यही कोशिश है कि आप एक बार समझ जाएं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है। देखिए रामदहिन मिश्र का यहाँ पर उल्लेख करते हुए पूछा गया कि कौन सी इनकी रचना है। ऑप्शन दिया गया विभक्ति विचार, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, भाषा तत्व प्रकाश, हिंदी व्याकरण। तो जितने भी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं इनको पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि विभक्ति विचार नाम से सवाल पूछा गया था कि इसके रचयिता कौन है। इस प्रश्न में पूछ लिया गया कि रामदहिन मिश्र की रचना कौन है, तो आपने बता दिया प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। बाकी और जो ऑप्शन में दिया गया हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का लिखा गया है। इसके बाद भाषा तत्व प्रकाश नाम से जो रचना दी गई है ये किसकी है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किस इतिहासकार का कथन है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह। तो चारों नाम दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को कहा कि अगर हिंदी रीति ग्रंथों की बात की जाए तो इसकी परंपरा की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से मानना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि ये सवाल प्रश्नों में आता है, परीक्षाओं में एक और पूछा जाता है कि नगेंद्र के अनुसार कौन है। तो कई जगहों पे केशव दास इसका सही जवाब होता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है चिंतामणि। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत किससे मानी। तो जो चिंतामणि आपको प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं वो आपको विकल्पों में नजर आएंगे। तो इसी तरीके से प्रश्न घुमाकर पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में उनको नए तरीके से पूछने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रश्न का जो मूल बेस है वही रहता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीति काल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन को देखने के बाद आपके मन में तुरंत आने लगा होगा कि रीति काल का नामकरण श्रृंगार काल किसने कहा था। सही जवाब है ऑप्शन 3, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए होंगे तो वहां पर लिखा है कि इसको सुझाव दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया था कि रीति काल को अगर चाहे तो श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। तो जैसे इन्होंने सुझाव दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसको लपक लिया और उन्होंने उसका नामकरण कर दिया। तो सही जवाब तो हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन यही प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों अगर घुमा कर आ जाएगा तो आप बता देंगे कि सुझाव किसने दिया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न वही रहा लेकिन पूछे जाने की जो संभावना है वो आप देख रहे हैं कि नई हमेशा बनी रह रही है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो
प्रश्न है, पूछा गया बालचंद विद्या वही भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? और आपको याद आने लगा होगा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में हिंदी साहित्य का इतिहास पर कुछ एमसीक्यू प्रश्न कराने का प्रयास किया था, जिसमें कि ये सवाल हमने पूछा था कि बालचंद विद्या वही भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है स्वयंभू, नरपति नाल, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। ये जितने नाम दिए गए सभी नाम किस काल से जुड़े हुए हैं? सभी नाम है आदिकाल से। अब आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ये पंक्तियां विद्यापति की हैं। भले अपभ्रंश में आपको दिखाई पड़ रही है, द्वित्व की प्रधानता है, लेकिन ये पंक्ति विद्यापति की है, न किसी रासो या फिर अन्य कवि की है। तो ध्यान में रखिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, विशल देव रासो, खुमान रासो। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न में पूछा गया है कि रासो काव्य की कथा, तो कीर्ति पताका अपने आप यहां पर समाप्त है। बाकी मुकाबला जो 3 रासो नाम दिए गए उसमें है, तो किस काव्य यानी रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? सही जवाब है पहला, पृथ्वीराज रासो। ये देखिए नए तरीके का प्रश्न है। वैसे आप तमाम वन लाइनर किताबों को पढ़ रहे होंगे जिसमें शुक शुकी को हम भृंग भृंगी संवाद भी कहते हैं, जिसको कि आपने कीर्ति पताका से जोड़कर देखा होगा। लेकिन यहाँ पर रासो काव्य से सवाल पूछा गया है। आपको ध्यान में रखना है कि शुक शुकी द्वारा जो कथा वर्णन किया गया है वो है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? घत्ता शब्द का व्यवहार द्विवेदी जी के अनुसार किस अर्थ में? ऑप्शन दिया गया है छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में, एक कड़वक के अर्थ में। तो घत्ता का जो सही अर्थ यहाँ पर क्या है? ऑप्शन है तीसरा, छेदन के अर्थ में। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? अक्सर हम देखते हैं जैसे कबीर के पदों को पढ़ेंगे तो साखी, शबद, रमैनी, तो उसमें शब्द का प्रयोग होता है। तो कबीर का संबंध है संत मत, संत संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि उसके अतिरिक्त और किस पंथ में इसका प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिया गया है सिद्ध, जैन, नाथ पंथ, सखी संप्रदाय। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है कि नाथ पंथ में शब्द शब्द का प्रयोग हुआ है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि कबीर के ऊपर इन्हीं सिद्धो नाथों का भी प्रभाव दिखाई पड़ा है। ठीक है, तो वहीं से संतों ने भी ग्रहण किया है। तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से कोरिलेट कर भी हमें देखना है। अगला प्रश्न है कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार, उपरोक्त दोहा किस कवि का है? तो ध्यान में रखना है कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं वो दोहा छंद में है। अब सवाल उठता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, रहीम, जायसी या फिर दादू दयाल। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है, दादू दयाल की ये पंक्तियां। दादू दयाल से रिलेटेड एक चीज ये है कि इन्होंने अपने कई पदों में कबीर शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए कबीरदास और दादू दयाल के पदों को लेकर काफी कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना है कि ये पंक्ति किसकी। इसको आप अगर अपने कॉपी पर नोट कर लें तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ऑप्शन दिया गया है विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है हमें यहां बताना है। तो ऑप्शंस को आप देखना शुरू कर दिए होंगे, आपके मन में आने लगा होगा कि हमने कहां पढ़ा था। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ब्रह्म संप्रदाय का एक और नाम है, अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मध्वाचार्य का संबंध एक और संप्रदाय से है। निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी, जितने लोग हैं सभी का संबंध किसी न किसी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है कि कहां करो बैकुंठ जाए, जह नंद नहीं नंद, जहां न जसोदा नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं?
तो जितने भी नाम दिए गए यहाँ पर सभी कृष्ण भक्त कवियों से रिलेटेड नाम है। ऑप्शन दिया गया सूरदास, परमानंद दास, नंददास, रसखान। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगा, जहां न नंद बाबा है, न जसोदा है, न गोपी है, न ग्वाल है, न गाय है, क्या जाकर करेंगे वहां पर। ये बात किसने कही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, परमानंद दास। तो परमानंद दास का संबंध अष्टछाप कवियों से रहा है और इसमें रसखान जी को छोड़कर जितने भी नाम दिए गए हैं किसी न किसी अष्टछाप के गुरु द्वारा इन सबका संबंध है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन किसका गुरु रहा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप। ऑप्शन दिया गया उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी। देखने से यह लग रहा है कि ये रचना सूफी काव्य परंपरा से जुड़ी हुई है, यानी कि सूफी रचना है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है गगन होता नहीं मही, होती होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है? देखिए इसमें मोहम्मद नूर, नूर मोहम्मद जैसे शब्दों का प्रयोग आ रहा है, सूर का भी प्रयोग है, लेकिन यहां पर देखिए ये दोहा जायसी द्वारा लिखा गया। तो पहले तो आपको प्रश्न के माध्यम से एक तथ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि ये नया तथ्य होगा। तो जैसी का ये दोहा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि ये किस काव्य कृति का दोहा है। ऑप्शन दिया गया पद्मावत, अखरावट, आखिरी काम, कन्हावत। तो ये जैसी कि किस काव्य कृति में लिखा गया है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, आखिरी कलाम। जब आप आखिरी कलाम यहां पर देख रहे हैं, आखिरी कलाम में हम जानते हैं कि इसमें जैसी जी ने बाबर की प्रशंसा की और साथ में कयामत का भी वर्णन किया हुआ। ये भी दो तथ्य आप देख रहे हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद कई किताबों में अखरावट भी उसका उत्तर माना गया। ठीक है, कुछ किताबों में इसका उत्तर अखरावट भी रखा गया, लेकिन जहां से मैं इस पेपर को देख रहा हूं उसमें आखिरी कलाम को इसका जवाब माना गया। तो अभी आप अपने कॉपी पर अखरावट और आखिरी कलाम दोनों को ध्यान में रखिए। कुछ किताबों में अखरावट दिया गया है, ठीक है, तो अखरावट और आखिरी कलाम ध्यान रखिए। और इसका एकदम से सही पुष्ट आंसर अगर मुझे दिख जाता है तो प्रूफ सहित मैं आप सभी को टेलीग्राम में या फिर कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है कि कमल दल नयनन की उन्मान, विसरत नाहि सखी मोमन, ते मंद मंद मुस्कान। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार नंददास, मीराबाई, रहीम, रसखान। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रहीम द्वारा लिखी गई ये काव्य पंक्तियां की कमल दल नयनन की उन्मान, विसरत नाहि सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। कोई मुस्कुराया हुआ है जो कि देखने वाले को कभी वो भूल नहीं रहा है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल ढंग का, पारंपरिक ढंग का प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास, जयसी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा। इसका सही जवाब है गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। तो इसका जो यहां पर सही जवाब है वो है तुलसीदास। अक्सर परीक्षाओं में गोरख शब्द को देखकर विद्यार्थियों के मन में गोरखनाथ आता है, जबकि ये प्रश्न जो है एक से अधिक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको तो एकदम से क्लियर कर रखना है कि गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो देखिए इनडायरेक्टली रामचंद्र शुक्ल का कथन आ गया है। इसका मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको एक दो बार तो पढ़ के रखना ही पड़ेगा। भले तमाम एक्सपर्ट्स आपको बोलें कि फला वन लाइनर किताब खरीद लीजिए, गाइड खरीद लीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडिकेट करके सवाल पूछा गया। शुक्ल जी के कथनों में बार बार आप देखेंगे कि हृदय शब्द पे काफी जोर दिया गया है। वो किसी भी कवि या लेखक का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हृदय पर काफी जोर है।
हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ऑप्शन दिया गया कबीरदास, जैसी, रहीम, रसखान। तो चारों नाम जो दिए गए हैं उसमें से जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा, जायसी के संदर्भ में बात शुक्ल जी ने कही। जबकि कबीरदास में उन्होंने थोड़ा सा आक्रामक रुख देखा है। केशवदास को तो उन्होंने कहा कि इनको कभी हृदय ही नहीं मिला था, लेकिन जायसी के पद्मावत को लेकर काफी ये खुश है। अगला प्रश्न है, हीन भय जलमीन अधीन कहा कतिमो अकुलानी समाने नीर सने ही कुलाय कलंक निराश हवय कायर त्यागत प्राणी में नीर सने ही में कौन सा अलंकार है? दो पंक्तियां दी गई और अंत में पूछ लिया गया कि नीर सने ही जो शब्द है यहां पर इसके जस्ट ऊपर में ही लिखा हुआ है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया अभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष, श्लेष और वक्रोक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति। चार नाम यहां पर दिए गए हैं और हमें बताना है कि यहां पर कौन सा अलंकार है। पिछली बार भी इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया था कि श्लेष अलंकार के कितने भेद किए गए, तो हमने बताया कि दो भेद किए गए, अभंग पद और सभंग पद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है कि इसमें नीर सनेही में सभंग पद श्लेष अलंकार मौजूद है। अगला प्रश्न है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास जो कि रीतिकाल के एक बड़े ही फेमस आचार्य और कवि दोनों माने जाते हैं, उनकी रचना है काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया गया? ऑप्शन दिया गया सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। इसका जो सही जवाब है कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है। सर्वांग विवेचन का मतलब कि जिसमें रस भी है, अलंकार भी है, छंद भी है, नायिका भेद भी है, सब कुछ जिसमें विवेचित किया जाता है उसको सर्वांग विवेचन कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग आप ज्यादातर रीतिकाल जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास तो वहां पर दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न फिर से रामचंद्र शुक्ल से ही रिलेटेड पूछ लिया गया कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? ऑप्शन दिया गया है बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा में शब्द व चित्र बहुत कम है। तो आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इसी के बहाने अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एक श्रृंखला चलाई हुई थी सीरीज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक या फिर कवि, और उसमें हमने विस्तार से बताया हुआ है हर कवि के बारे में। इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बनाई हुई है। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो बिल्कुल कोई चीज बताने की जरूरत ही नहीं है। जो नए विद्यार्थी हैं जो कभी कभार देखते हैं कि क्या पढ़ा रहा है, बकवास कर रहा है या फिर पढ़ा रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगा कि वो जाकर प्लेलिस्ट जरूर देखें। बाद में उनको लगेगा कि नहीं हम सही जगह पे पहुंच गए। अब चलते हैं प्रश्न पे बात करते हैं कि बिहारी के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। बिल्कुल आप लोगों ने सही टिक लगाकर बैठे हुए हैं कि ऑप्शन तीसरा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बहुत जगहों पर उन्होंने कहा कि समास इत्यादि का भी प्रयोग किया, समासोक्ति, लेकिन यहाँ पर बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक वाला जो ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है कि जहां कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबय कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? देखिए यहां पर बताया गया कि जहां पर वाद विवाद है, कलह है, झगड़ा है, वहां बिल्कुल सुख नहीं होगा। ठीक है, और जो कलह है वही सुख को और कम करता है, बढ़ाता है दुख को। तो ये जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है दोहे के रूप में, पहले तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, लेकिन पूछा गया कि किसने इसको कहा है। ऑप्शन दिया गया, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक अलबेली अली, नागरी दास। तो इसमें तमाम ऐसे नाम हैं जो कि आपके लिए नए होंगे, लेकिन परीक्षाओं में एक चीज आप देखिएगा कि जो फेमस नाम होता है वही ज्यादातर उत्तर हो जाता है। ये एक ट्रिक है, ये अनुभव के बाद ही पता चलता है धीरे धीरे। मान लीजिए आप परीक्षा में गए, बिल्कुल नहीं आ रहा आपको, आपने कहा कि नागरी दास को मैंने इतिहास में पढ़ा है, यही हो सकते हैं, बाद में पता चला कि यही सही हो गया। ऑप्शन बी का जो सही जवाब हो गया कि नागरी दास द्वारा ये बात कही गई है।
अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान। तो यहां पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो सही जवाब हो गया रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि कुछ शब्द हैं इनके, जैसे चलता हुआ, मधुर, स्वच्छ, परिमार्जित। तो इस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी का ये कथन है। लेकिन ये कथन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और आपको दिक्कत पैदा करता जब इसमें रामविलास शर्मा का नाम होता, क्योंकि रामविलास शर्मा ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी के तमाम बड़े बड़े लेखकों पर उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए अभी तक के लिए तो आप रामचंद्र शुक्ल का जब भी नाम देखें तो तुरंत लगा दें कि वही है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, लेख के रचनाकार? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, ये देखिए नया प्रश्न है आपके लिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये लेख है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। जब भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आएगा तुरंत द्विवेदी युग, सरस्वती पत्रिका और तमाम जो गद्य पद्य में लिखी गई रचनाएं वो आपके मन में आनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की? ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो है, ये है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पद या फिर पंक्तियां जो ली गई हैं महादेवी वर्मा की हैं कि सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के लेखक हैं, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? अब बहुत ही ये भी ट्रेडमार्क वाला प्रश्न है, पारंपरिक ढंग से पूछा जाता है। सही जवाब हो गया शिव पूजन सहाय। लेकिन देहाती दुनिया का जिक्र तब किया जाता है जब हम आंचलिक उपन्यासों की बात करते हैं या फिर सबसे पुराने आंचलिक उपन्यासों के इतिहास की बात करते हैं। तो देहाती दुनिया के लेखक कौन है? ये हो गए शिव पूजन सहाय। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास से? और ये उपन्यास जो है आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, और न सिर्फ यूजीसी नेट के सिलेबस में है बल्कि आप जिस भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे होंगे वहां पर भी इसको पढ़ना होगा। ऑप्शन दिया गया है मैला आंचल, काल कथा, पीढ़ियां इन्हीं हथियारों से। तो पूरा हमें बताने की जरूरत नहीं है, सही जवाब है पहला ऑप्शन मैला आंचल। मैला आंचल भले लिखा गया 1954 ईस्वी में, लेकिन इसकी जो कहानी की शुरुआत होती है वो भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास से शुरू होती है। आजादी के पहले की ही इसमें चर्चा की गई, जिसमें तमाम पात्र हैं। आपको मैला आंचल को की विषय वस्तु बिल्कुल याद आ गई होगी और उसके जो पात्र हैं वो भी। तो कौन कहता है कि हमें रिवीजन नहीं करना चाहिए, हमेशा नए प्रश्नों को ही खोजना चाहिए। कई पुराने प्रश्न नए ढंग से आते हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्टिव तौर पर तो मैंने काफी मैटर उपलब्ध करवाया है। तमाम रचनाओं की भूमिकाओं से लेकर कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया हुआ है। बस जरूरत है कि आप टाइम टेबल निकाल कर उसको पढ़ते रहिए। मैं आप सभी को यही बता रहा था कि पहले सवाल सीधे सीधे इस तरीके से पूछे जाते थे, लेकिन अब सवाल इस तरीके से पूछे जाने लगे। पता नहीं इस संकेत को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। पहले रचनाओं का क्रम ऐसे पूछा जाता था, रचनाओं का क्रम दे दिया जाता है 1 2 3 4 ऐसे। अब रचनाएं दे दिया जा रही है 1 2 3 4 और फिर कूट दे दिए जा रहे हैं। लेकिन सही जवाब आप देखेंगे तो जो इसका होगा वही इसका भी होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लावेल्थल, जॉर्ज लुकाच, जॉक देरिदा और तेन।
तो कौन ऐसा विचारक है जो कि मार्क्सवादी है? तो इसका जो सही जवाब यहां पर हो गया ऑप्शन दूसरा, जॉर्ज लुकाच को मार्क्सवादी विचारक के तौर पर जाना जाता है। बाकी आपने तेन का नाम सुना होगा जब आप पढ़ेंगे इतिहास, विधेयवाद, ठीक है, तो वहां पर इनका जिक्र आ जाता है। जाक देरिदा का जब आप विखंडनवाद इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां पर। तो प्रश्नों के साथ साथ विकल्पों को भी आप ध्यान में रखिए और जितनी भी आप तैयारी किए हुए हैं अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू करिए, जोड़ जोड़ कर पढ़िए। बाकी परीक्षा में तो 100 प्रश्न रहेंगे और उसमें से आपकी कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम प्रश्नों को आप सही कर पाएं। तो उसमें जब तक आप पुराने और रिपीटेड क्वेश्चंस को नहीं क्लियर करके रखेंगे तब तक आप बढ़त नहीं बना पाएंगे। मेरी बात यही कहने का है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। चीड़ों पर चांदनी कई परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। पूछा गया कि ये तो है संस्मरण, यात्रा संस्मरण है निर्मल वर्मा का, लेकिन किस पे आधारित है? ऑप्शन दिया गया शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, एशिया प्रवास। तो तमाम प्रवासों की बात की गई और इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि निर्मल वर्मा ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो कि यूरोप यात्रा भी की है। तो यूरोप प्रवास पर आधारित है चीड़ों पर चांदनी। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? अछूत की शिकायत जो कि हीरा डोम द्वारा लिखी गई कविता है और ऐसा माना जाता है कि दलित साहित्य की प्रस्थान बिंदु के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ऑप्शन दिया गया 1907, 1912, 1914, 1920। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, 1914 में। और यह माना जाता है कि इसको सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जगह मिली थी अछूत की शिकायत को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? अप्रवासी जीवन से किस उपन्यास का संबंध है? ऑप्शन दिया गया है वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि हमने तो तमाम प्रवासी जीवन से रिलेटेड साहित्यकारों को पढ़ा है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, लाल पसीना। लाल पसीना किसका उपन्यास है? ये आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा। सही इसका जैसे जो नाम है अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत। और मुझे ये कहते हुए गर्व सा हो रहा है कि अभिमन्यु अनंत को सामने से मैंने देखा, मुश्किल से 4-5 फीट की दूरी पर। ये हमारे जेएनयू के कमरा नंबर 19, अभी भी हमारे कई जूनियर पढ़ते होंगे इसमें, बैठे हुए थे। इनको मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो न सिर्फ हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं बल्कि जो भी हमारे अनुभव रहे, मुझे किसी चीज का इस तरीके से अहम नहीं है कि मैंने अभिमन्यु अनंत को देख लिया तो मैंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। लेकिन जब टुटपुजिए लोग इस तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, मैं उससे अभी उबर नहीं पा रहा। क्योंकि जब मेहनत कोई करता है और अगर कोई ये बोलता है कि मैं परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को गुमराह सा कर रहा हूं, तो दिल पे चोट पहुंचती है। और हमारा तो संबंध आपसे भी से दिलों से ही जुड़ा हुआ है। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? देखिए ये नया प्रश्न यहाँ पर हो सकता है, लेकिन मान लीजिए फाइनल एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। स्त्रीत्व का मानचित्र, ऑप्शन दिया गया सुशीला टाक भोरे, सविता सिंह, अनामिका, प्रभा खेतान। तो जो इसका सही जवाब यहाँ पर है अनामिका। जैसे हमने अभिमन्यु अनंत को देखा वैसे ही अनामिका जी को भी देखा, सुना और ये लगा कि हाँ, हमने जिन लोगों को किताबों में पढ़ा है वो सामने दिख रहे हैं। बड़ी बात है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया कि स्त्रीत्व का मानचित्र, मानचित्र को ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी स्त्री विमर्श से रिलेटेड है उसका दायरा क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा गया कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? ध्यान में रखना है, कई किताबों में हम नाट्य रासक पढ़ते हैं, ये तो जानते हैं, लेकिन इसी का दूसरा नाम लास्य रूपक भी है। ये शायद ही आपको किसी किताब में मिले, तो इसीलिए हम पुराने प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं। आप ध्यान में रखिए कि भारतेंदु के नाटकों पर हमने चर्चा की थी और बताया भी था कि नाट्य रासक विधा में कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है विशस्य विषमवसुधम, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हमने भारत दुर्दशा जो कि सन 1880 में प्रकाशित हुआ, ये नाट्य रासक के तौर पर, इसको लास्य रूपक भी कहते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया? ऑप्शन दिया गया है नाटक बाल भगवान,
जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। तो जातिवाद की समस्या को किस नाटक में उठाया गया है? सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन तीसरा, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो नाटक है इसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। कई जगहों पे यह भी लिखा रहता है कि इसमें सांप्रदायिक समस्या को भी उठाया गया है। ठीक है ना, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर? ये एकदम से नया प्रश्न है, या फिर इसको ध्यान देने वाला ये प्रश्न है कि रामेश्वर प्रेम का नाम हम बहुत कम सुनते हैं, लेकिन इनका जो कुछ काम है कि बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स का इन्होंने हिंदी रूपांतर किया। अब वो हिंदी रूपांतर क्या है? ऑप्शन दिया गया, राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान, कैम। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है, लोमड़ वेश नाम से इन्होंने वालपोनी या फिर दी फॉक्स, फॉक्स मतलब हम लोग बचपन में पढ़ते थे लोमड़ी। ठीक है, तो अगर इतना भी आप जानते हैं तो इसका सही जवाब बता देंगे। भले नया था लेकिन इसका बहुत आसानी से आप आंसर बता सकते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन दिया गया, अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली, तौलिए। तो चार एकांकियां दी गई। पहले तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में जो भी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं सब एकांकियां। तो संयुक्त परिवार की समस्या को किसमें उठाया गया है? सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन तीसरा, सूखी डाली। सूखी डाली संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया। अगला प्रश्न है, बायोग्राफी लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है। यह भी प्रश्न आपके लिए रिपीटेड है, पिछले प्रैक्टिस सेट में इसको हमने सुमेलित वाले में भी पढ़ा था। अब यहां पर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया। तो देखिए प्रश्न तो पुराना है लेकिन आया किस रूप में? नए रूप में आ गया। कभी सुमेलित में आ रहा है, कभी प्रकाशन वर्ष में आ रहा है, कभी क्रम में आ रहा है, कभी लेखक के तौर पर आ रहा है, लेकिन पढ़ना तो आपको वही है। समझ रहे हैं? बायोग्राफी लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में कॉलरिज इत्यादि आ गए होंगे। 1795 ईस्वी, 1772, 1817, 1840। तब ये क्या है? इसका सही जवाब है इसका बायोग्राफी लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष हुआ 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन है? ऑप्शन दिया गया है, रेम्बलर, साइंस एंड पोएट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी, एस्थेटिक। तो जॉनसन की जो रचना है सही जवाब है ऑप्शन पहला ही है, रेम्बलर। बाकी भी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इस बार रेम्बलर पूछ दिया गया है, आगे पूछा जा सकता है कि साइंस एंड पोएट्री ये किसकी रचना है? आईए रिचर्ड्स की। इल्यूजन एंड रियलिटी रचना है कॉर्डवेल की। और एस्थेटिक को कौन भला नहीं जानता है? क्रोचे। तो इस तरीके से ये प्रश्न देखने में प्रश्न नंबर 36 है, लेकिन इसमें कम से कम 4 और प्रश्न शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? कौन समीक्षक है जो नई आलोचना से नहीं जुड़ा हुआ है? और नई आलोचना जब कहा जा रहा है तो ये सभी यूरोप से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन दिया गया, स्पिनगॉर्न, रोला बार्थ, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन क्रोरेंसन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्पिनगॉर्न ने तो नई समीक्षा नाम ही दिया हुआ था। ठीक है, रोला बार्थ का संबंध नई आलोचना से नहीं है, बाकी जितने नाम दिए गए सब है। रोला बार्थ का संबंध है उत्तर आधुनिकता से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में वाद से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको पढ़ने हैं, नई समीक्षा इत्यादि भी उसी में। तो रोला बार्थ का संबंध उत्तर आधुनिकता से, बाकियों का संबंध किससे है? ये सब नई आलोचना से जुड़े हुए। अब आगे की परीक्षा में आप देखेंगे कि सवाल रहेगा नई आलोचना, जहां ये सीधा सीधा ऐसे पूछा गया है। अब नए ढंग में क्या पूछा जाएगा? तीनों का नाम ऐसे ऐसे लिख दिया जाएगा, 1 2 3 करके ऐसे, और फिर नीचे सवाल पूछ दिया जाएगा कौन इसमें है और कौन नहीं। तो आंसर तो वही हो रहा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ का एक सूत्र है संस्कृत में, बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है, और उसी का एक तरीके से यहाँ पर रूपांतरण कर दिया गया हिंदी में, और ऑप्शन भी बना दिया गया। तो कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा।
उन्होंने कहा कि रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाशित होता है, वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, लेकिन कहा जा रहा है रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो गया, ये विश्वनाथ जी का नहीं। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ था। अब आप याद कीजिए कि आपने किस में पढ़ा था। चलते हैं, बात करते हैं आगे। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? देखिए यहां पर पूछा जा सकता था ध्वन्यालोक के जो रचनाकार है आनंदवर्धन से भी जोड़कर पूछा जा सकता था कि कब के हैं, इनका समय क्या है, लेकिन इस बार घुमाकर पूछ दिया गया कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। ऑप्शन दिया गया 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं। तो ध्वन्यालोक का किस शताब्दी से संबंध है? सही जवाब है कि 9वीं शताब्दी। तो ध्वन्यालोक के साथ साथ आप आनंदवर्धन को भी ध्यान में रखिए। इस बार ध्वन्यालोक पूछा गया है, आगे आनंदवर्धन पूछ लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? ऑलरेडी ये प्रश्न एक बार आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, या फिर कथन तर्क वाले में भी आ गया है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि कथन तर्क वाले में। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न कोई कितना बनाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, घुमा फिराकर चुनिंदे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण 400-500 प्रश्न हैं जो कि हर परीक्षाओं में आते हैं, और इसी में से 100 प्रश्न सेलेक्ट कर लिया जाता है और इसे पर आपको नौकरी मिल जाती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। अब आपके दिमाग में आने लगा होगा कि सर आप ही बता देते कि 400-500 कौन से प्रश्न हैं। तो प्रैक्टिस सेट खत्म हो फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा, आप सभी से मैं वीडियो में बातचीत करते हुए नजर आऊंगा और आराम से कूल होकर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा। चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न पे कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं है। ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, रामविलास शर्मा का ये कथन है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। इस बार रचना काल देखिए इस तरीके से दिया है, लेकिन आगे की परीक्षाओं में ये सब ऐसे रहेंगे। हंस जवाहिर, जयचंद्र प्रकाश, मधुमालती, मृगावती। तो देखने से लग रहा है कि एक रचना इसमें आदिकाल की है, बाकी सब सूफी काव्य से रिलेटेड है। आपका दिमाग भी पहुंच रहा होगा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। बिल्कुल, तो जिसमें जयचंद्र प्रकाश सबसे पहले रहेगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अब इसको आपको सन वाइज याद भी नहीं करने की जरूरत है, हमने आंसर कैसे बताया, काल के हिसाब से बता दिया। अगला प्रश्न है कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। अब ये जितने नाम दिए गए सभी नाम किस काल से हैं? आदिकाल से। तो इसको हल करते हुए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि क्रम के अनुसार देखा जाए तो जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इसका जो सही जवाब यहां पर है ऑप्शन तीसरा, कि चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? चिंतामणि, बिहारी, घनानंद, मतीराम। ये सब नाम दिए गए हैं और इसके आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। एक मिनट, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि परेशान हो रहे होंगे कि आखिरकार मैं क्यों नहीं इसका क्रम बता दे रहा हूं। देखिए ये भी 12वीं शती के हैं, अगर देखा जाए तो ये भी 12वीं शती के हैं, तो नाम दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, खुसरो का जब हम अध्ययन करते हैं तो सीधे सीधे खुसरो को हम 13वीं शताब्दी का मानते हैं, और श्रीधर जो है, श्रीधर भले इनको हम आदिकाल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं लेकिन ये सबसे लास्ट में। ठीक है, तो क्रम तो देखिए जितने ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन तीसरा है। यहां पर देखिए बिहारी का जो है, बिहारी का जन्म जब हुआ था, बिहारी का जन्म हुआ है 1595 ईस्वी में। चिंतामणि का आप देखेंगे तो 1601 के आसपास में, मतीराम का 1617, घनानंद का जन्म हुआ 1700 समथिंग में। ठीक है ना, तो मोटे तौर पर ये देखिए आंसर आपका दूसरा आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है, बाकियों में सब इधर उधर दिया हुआ है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र, वैताल। यही चारों नाम दिए गए हैं ऑप्शन में भी,
इसका सही जवाब यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, गोविंद स्वामी आलम गुमान मिश्र वैतार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? कहने के लिए ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, लेकिन ये सभी कवि किससे हैं? अष्ट छाप के हैं। और मुझे याद आ रहा है कि शायद मैं 2021 या 22 का जो यूजीसी नेट का पेपर था, जो कि अभी एनटीए नेट कराता है, ये जो मैं पेपर करवा रहा हूँ सीबीएसई का है, लेकिन यही प्रश्न देखिए घुमाकर पूछा गया था। मैं उन रिकॉर्डधारी 5 बार नेट क्वालिफाइड शिक्षकों के लिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए प्रश्न देखिए वही आया, पुराना ही है, लेकिन कई जगहों पे अष्टछाप लिख दिया जा रहा है, कई जगहों पे कृष्ण भक्ति शाखा। तो शुक्ल जी के अनुसार पूछा है कि क्रम क्या है। तो हमने आप सभी को पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अष्टछाप कवियों का क्रम बताया है। शुक्ल जी ने जो क्रम बताया वो जन्म के आधार पर नहीं, वो उनका अपना खुद का, उन्होंने उस पर उनका मूल्यांकन किया, उसी हिसाब से आगे बढ़ाया। देखिए इसका सही जवाब क्या हो रहा है? 45 का सही जवाब है चौथा, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। तो देखिए मान लीजिए अगर कृष्ण भक्ति शाखा के स्थान पर अष्ट छाप आएगा तो क्या यह प्रश्न गलत हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जितने नाम दिए गए सब अष्ट छाप से जुड़े हुए हैं। अभ्यास कराने का सिर्फ मतलब मेरा यह भी है कि आप चीजों को समझें। कितना समझाऊं? रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि सभी जो उपन्यास हैं विष्णु प्रभाकर के। विष्णु प्रभाकर को आप एकांकियों में भी पढ़ते हैं कि इनकी एकांकियां भी काफी फेमस रही, नाटक भी इनके फेमस हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है जो है ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई अर्धनारीश्वर। ढलती रात जो है 1951 में लिखा गया इसको, स्वप्नमयी 1956 में, कोई लिखा गया है 1980 में और अर्धनारीश्वर 1992 में। अगला प्रश्न है कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, नरेंद्र कोहली। तो जन्म काल अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इनके रचना काल को आप याद कीजिए कि कब कब ये लोग लिखा करते थे। इसका जो सही जवाब है पहला ही ऑप्शन सही है कि पहले विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, फिर नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अब इसमें जितने भी उपन्यास दिए गए हैं सब अलग अलग उपन्यासकारों के, सेवा सदन, अधखिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बुध और समुद्र। बिना प्रकाशन वर्ष, एग्जैक्ट सन इत्यादि याद किए हुए भी इसको नूतन ब्रह्मचारी, अधखिला फूल, सेवा सदन, बुध और समुद्र। रचनाकारों के समय के अनुसार आप बता सकते हैं कि ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के दिन, 3 दिन, सतह से उठता आदमी। तो ये कहानी संग्रहों के नाम दिए गए। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, जो कि मुक्तिबोध का है, एक धनी व्यक्ति का बयान। तो कहानी संग्रह से संबंधित जो प्रश्न, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? आंसू, झरना, प्रेम पथिक, लहर इत्यादि दिया गया है, तो हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। इनके प्रकाशन वर्षों को मैंने एक से अधिक बार बताया है, कई बार बता चुका हूं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? युगांत, स्वर्णधूलि, सत्यकाम, लोकायतन। देखने से यह लग रहा है ये सभी ग्रंथ किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत के हैं। तो सभी आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक देखिए रचना यहाँ पर सत्यकाम दिखाई पड़ रही। मान लीजिए वन लाइनर में ये प्रश्न आ जाता है तो तुरंत आप ध्यान में रखें कि पंत का है। अब हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन, सत्यकाम। ठीक है। अब जैसे युगांत काफी फेमस है, 1936 में कई रचनाएं आई, गोदान, राम की शक्ति पूजा। ठीक है।
लेकिन युगांत भी काफी इंपॉर्टेंट रचना रही और माना जाता है कि यहीं से छायावाद का अंत भी होता है। बाकी आप देख रहे हैं कि स्वर्ण धूलि है 43 में, लोकायतन 64 में और सत्यकाम जो है वो 75 में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सब एक तरीके से आजादी के बाद की ही रचनाएं मुझे दिखाई पड़ रही हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन दूसरा है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हो गई सुमन राजी। तो सबसे अंत में लिखा गया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो इसी ऑप्शन में क्या है आखिर में। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विश्ववंश। ये 4 नाटक दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम क्या है? पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है त्रिशंकु, आला अफसर, भूख है आग, विश्ववंश। अब ये किनके किनके नाटक हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अब ये जितने भी ग्रंथ दिए गए सभी ग्रंथ किस पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपने पढ़ा होगा। एस्थेटिक, द सेक्रेट वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिवॉल्यूशन। तो इसको हमें प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है एस्थेटिक्स, इसका जो पहला जो सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन एस्थेटिक्स, द सेक्रेट वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिवॉल्यूशन। क्रोचे, इलियट और क्या है रिचर्ड्स। तो इस तरीके से सही जवाब होगा पहला ऑप्शन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्या क्रम है इन आलोचना ग्रंथों का? रस मीमांसा, कालिदास की निरंकुशता, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी ग्रंथों का नाम दिया गया है ये ग्रंथ काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ज्यादातर वन लाइनर में इनको पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर जो ऑप्शन तीसरा है कालिदास की निरंकुशता, रस मीमांसा, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर और रामविलास शर्मा, ये इन लोगों के रचनाकार हैं, आलोचक हैं इन ग्रंथों की। तो इस तरीके से हमने प्रकाशन वर्ष और कालक्रम को देख लिया। इस तरह के प्रश्न थोड़ा लेंदी होते हैं और थोड़ा सा बोरियत भी महसूस कराते हैं और दिमाग भी कई बार काम करना बंद कर देता है, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं आप थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करते हैं। पूछा गया कि स्थापना और तर्क पर आधारित प्रश्न है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम स्थापना देगी क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। हमें बताना है कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। तो कहा जाता है कि काव्य जो है नाटकों में क्या है, काव्यों में नाटक रम्य। ये संस्कृत की एक उक्ति है। पहले नाटक को भी काव्य ही माना जाता था, लेकिन अब अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो काव्य अलग है, नाटक अलग है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, दोनों सही, तर्क और स्थापना दोनों सही। अगला प्रश्न है कि काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। ये देखिए प्रश्न एक तरीके से रिपीट हो रहा है। आप लोग कहते हैं कि स्थापना तर्क पे रिलेटेड क्वेश्चन कराइए, तो देखिए ये रिपीट हो रहा है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था। काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। अब हमें बताना है इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला तो स्थापना जो है वो सही है, लेकिन तर्क जो दिया जा रहा है वो गलत है। सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्थापना दी गई कि केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी के सौंदर्य वर्धन के लिए न तो उतने उपयोगी हैं और न कालजयी। दोनों को आप ध्यान में रखिए, कोरिलेट करिए कि आखिरकार कौन सी बात सही है। यहां पर देखने से लग रहा है दोनों बातें एकदम से बिल्कुल अतार्किक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था
उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। इसमें हमें बताना क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें बताया गया कि आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों का जितना ज्ञान है उतना पहले नहीं था। सही हो गया इसका तर्क। और इसकी स्थापना सही, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था धीरे धीरे इतिहास को समर्पित कर दिया। यहां पर दोनों सही। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए होती है। तो हमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए यहां पर कहा गया कि साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया। और आप देखेंगे मनोविश्लेषणवाद को, इसमें चेतन अवचेतन अचेतन की बात की जाती रही। ठीक है, तो स्थापना तो सही, लेकिन तर्क क्या दिया गया कि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए होती है। ये क्या है? गलत। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्वों का परिणाम है। क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी। हमें बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो यहां पर क्या है कि आधुनिकता को हम परंपरा का विलोम नहीं कर सकते, प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है, सही है। और कहा गया कि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी। ये आप सब अपने आसपास भी देखते होंगे। इस तरीके का व्यवहारिक जीवन से भी इस प्रश्न को हम जोड़ सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही, क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। ये देखिए जो स्थापना दी गई, स्थापना तो यहाँ पर सही है कि गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, लेकिन कविता की जो भाषा थी वो ब्रज थी। और भारतेंदु ने कई बार ब्रज में लिखने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि कविता लिख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये भौड़ी सी नजर आ रही है। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है और बाद में खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा का विवाद भी शुरू हुआ। लेकिन द्विवेदी युग में आकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य की भाषा को खड़ी बोली बना दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। स्थापना तो सही है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि भारतेंदु युगीन जितने भी कवि थे वो ब्रज क्षेत्र के थे। ये बात एकदम से निराधार है। तो सही जवाब क्या हो रहा है कि ए सही है, लेकिन आर क्या है इसमें गलत है। तो 62 का 1 हो गया। अगला प्रश्न है, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। अब देखिए ये प्रश्न आ गया शब्द शक्ति से रिलेटेड। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति से रिलेटेड आ गया यहाँ पर। अब हमें बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो कहा गया कि शब्द को सुनते ही जो आप सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं उसको हम अभिधा कहते हैं। और जो तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है, ये तर्क गलत है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है कि स्थापना तो सही है, लेकिन तर्क क्या है? गलत दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। तो स्थापना दी गई है और तर्क दिया गया है। अब यहाँ जो जाति है इसको आप किसी कास्ट से नहीं जोड़कर देखेंगे। जाति का प्रयोग ज्यादातर हिंदी साहित्य में नेशन के अर्थ में हुआ है, ठीक है, या फिर इसको राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए। तो कहा गया है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तो जो स्थापना दी गई है, स्थापना देखा जाए तो क्या है यहाँ पर सही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व होता है। ये गलत है। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विकास की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। अब इसमें हमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कहा गया कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का
परिणाम है। ये बात सही हो गई। और कहा गया कि क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तराधुनिकता है। एक चीज आप देखिएगा, आप लोग रेस्टोरेंट इत्यादि में जाते होंगे, वहां पर कहीं नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, वर्ण के हैं, आप किस समाज से हैं, कुछ नहीं पूछा जा सकता है। आप पैसा दीजिए, आप ऑर्डर कीजिए और खाइए। ये है उत्तराधुनिकता। उत्तराधुनिकता में जो भी विमर्श है, इनको यहाँ पर रखा गया है। और आगे मैं कभी इस पे विस्तार से बात करूंगा समय के अनुसार। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों का उत्तराधुनिकता में आके धीरे धीरे खात्मा हुआ है। क्योंकि आप जिस लेवल के, आप रेस्टोरेंट में तभी जाएंगे जब आप अपने वर्ग को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। सही जवाब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन तीसरा, ये दोनों सही है। तो ये तो हो गया कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सिद्धांत दिए गए हैं और सिद्धांतकार दिए गए हैं, हम उनको जल्दी जल्दी सुमेलित करते हैं। विकल्पों पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा। नीचे द्वैतवाद, आगे हमने ऊपर में एक सवाल भी पूछा था, हो गए मध्वाचार्य। द्वैतवाद हो गए निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्भाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। और एक बचे अद्वैताचार्य। अब क्या आपका कोई इसमें बचा संप्रदाय? लगभग जो चुनिंदा संप्रदाय हैं वो सभी आ गए इसमें। तो सही जवाब इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। युगल शतक, अनेकार्थ मंजरी, राग गोविंद, द्वादश यश, कृष्ण गीतावली। तो यहां पर हमें मिलान करना है। तो हम मिला लेते हैं चतुर्भुज दास का द्वादश यश, ठीक है। और मीराबाई, पूछा भी गया, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था, कौन सी रचना नहीं है? श्री भट्ट युगल शतक, नंददास अनेकार्थ मंजरी, इसी तरीके से रूप मंजरी भी सवाल आया था, रस मंजरी भी सवाल है, मंजरी से बहुत इन्होंने लिखा है। और बचे तुलसीदास। तो इस तरीके से हमने न सिर्फ सुमेलित में केवल एक प्रश्न को हल किया, बल्कि आप देख रहे हैं कि 5 प्रश्न इसमें है। इसका सही जवाब क्या हो गया? यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिततरंगिणी, सुदामाचरित, माधवानल कामन कला, विज्ञान गीता। ठीक है, तो हिततरंगिणी मैं सवाल भी आपसे पूछा गया था हिततरंगिणी से रिलेटेड कि ये रीति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न तो वही है, रूप बदल बदल कर आ रहे हैं, इन्हीं रूपों को आपको समझना है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे शिक्षक रूप बदल बदल कर आ रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना है। हिततरंगिणी कृपाराम, एक यूट्यूबर ने कहा कि मैं इस पर काम कर रही हूँ गृहिणियों के लिए। तो भाई मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मैं भी तो सबके लिए काम कर रहा हूँ। तो ब्लैकमेल या फिर इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना है, अपने काम पर ध्यान रखिए। हिततरंगिणी का हो गया कृपाराम। सुदामाचरित नरोत्तम दास। माधवानल कामंद कला, ये रचना एक से अधिक लोगों की है, ठीक है, तो यहां पर हो गए आलम। विज्ञान गीता केशवदास। तो इस तरीके से इसका जो यहां पर आप देख रहे हैं सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब हो गया 68 का ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अर्ध कथानक, काव्यकल्पद्रुम, अलग शतक, बारहमासा। अब अर्ध कथानक जो है यहां पर एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बनारसी दास नाम से हिंदी में बहुत लोग हैं, चतुर्वेदी भी हैं, ठीक है। अर्ध कथानक, तो ये क्या हो गए? बनारसी दास जैन। काव्यकल्प द्रुम, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक तो कविकल्प तरु करके, यहाँ पर काव्यकल्प द्रुम है, जो किसे है? सेनापति, वही सेनापति जो ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। अलग शतक मुबारक अली। बारहमासा का है सुंदरदास, यहाँ पर सुंदर लिख दिया बस, सुंदरदास। और आप जानते हैं कि सुंदरदास निर्गुण शाखा से जुड़े हुए हैं, और कहा जाता है कि संतों में सबसे ज्यादा क्या है? ये शिक्षित हैं, और श्रृंगार रस और इन रसों का तो ये बहुत विरोध करते थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिलान कर लिया। आप देख रहे हैं कि एकदम से एरो इस तरीके से आई हुई है, कोई कट का निशान यहाँ पर नहीं दिखा है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 69 का सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा।
2 3 4 5 आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राठौड़ ऋख्यात, विराट पुराण, पुष्पदंत, जिनदत्त सूरी रचनाकार है और इधर रचनाएं हैं। मिलाते हैं। दयाल दास की रचना है राठौड़ ऋख्यात। राजस्थान के बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। इसके बाद जो रचना यहां पर दी गई है विराट पुराण। विराट पुराण जो है वो है गोरखनाथ। पुष्पदंत की रचना का नाम इसमें उत्तर पुराण दिया गया है। महापुराण भी इनकी रचना है और मैंने बताया था कि ये दोनों किस छंद में है, चौपाई छंद में। जिनदत्त सूरी का हो गया यहाँ पर उपदेश रसायन। ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक तो है उद्यतन सूरी और एक है जिनदत्त सूरी। उद्यतन सूरी की रचना कौन सी थी, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया, वो एक से अधिक प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। खैर इसका हम यहाँ पर मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, जो पंक्तियों और को सुमेलित करना है कवियों के साथ। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। अब आप देखिए जो ये पंक्ति दी गई है इसको ध्यान से देखना है, हम मिलाएंगे अभी। तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। अब देखिए ये पंक्ति आप पढ़े होंगे तुरंत आपको आ गया होगा कि ये जयशंकर प्रसाद का है और ये कामायनी से लिया गया है। तो बदलते हुए पैटर्न में बहुत होगा तो ये पूछ देगा कि किस सर्ग से लिया गया है। तो जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रश्नों से मुठभेड़ करेंगे, उतने ही एंगल से आप पढ़ेंगे। तो हमने संकेत कर दिया, आप लोग खोज लेंगे कि तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी से है। आप किस सर्ग से है इसको हम आज नहीं तो कल बता ही देंगे। वैश्यों सुनो व्यापार का सारा मिट चुका है देश का। अब ये पंक्ति देखने लग रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिलती जुलती पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है, ये है मैथिली शरण गुप्त की। कुछ कुछ वैसे ही बात कर रहे हैं ये भी। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपके जुबान पे है। तो ये सही जवाब हो गया पंत जी का। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये पंक्ति किसकी हो गई, जाहिर सी बात है कि महादेवी वर्मा की। तो यहां पर हमने देख लिया, मिला भी लिया। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था इसलिए इसमें वक्त भी लगा। सही जवाब हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 71 का, मिलाने के बाद ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, ग्रंथों का मिलान करना हमें। साहित्य का समाजशास्त्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, अद्यतन। अद्यतन पिछली बार प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था, ये प्रकाशन वर्ष के लिए आया था, मिला दिया हमने। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान ये नया, वन लाइनर में भी आ सकता है केदारनाथ सिंह। साहित्य का समाजशास्त्र और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, तो ये हो गई प्रगतिशील का हो गया रामविलास शर्मा और साहित्य का समाजशास्त्र ये हो गए नगेंद्र। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का एरो बन रहा है। सही जवाब हमने मिलान कर लिया एक दूसरे को, सही जवाब तक पहुंचते हैं ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। छप्पर, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, झोपड़ी से राजभवन। छप्पर पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, हमें तो याद है, आप लोग भी याद कर चुके होंगे। छप्पर हमने पढ़ा था कि किसका है, छप्पर का सही जवाब हो गया जयप्रकाश करदम। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे। अपने अपने पिंजरे काफी फेमस रचना रही है, जूठन के बाद देखा जाए तो मोहनदास नेमिसराय। और झोपड़ी से राजभवन ये भी वन लाइनर में आ जाता है, माता प्रसाद। तो इस तरीके से हमने मिलान कर लिया। अब देखने में इस तरीके के प्रश्न सिंगल दिख रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इसमें 5-6 प्रश्न घुसे हुए हैं। अब हम नीचे नीचे देख लेते हैं कि सही जवाब क्या होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानियां दी गई यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी, कोसी का घटवार। तो हमें मिलान करना है, सबसे पहले जो आ रहा है उसको मिलान कर लेते हैं। शेखर जोशी, कोसी का घटवार। यारों के यार, कृष्णा सोबती, मिला लेते हैं। मरी हुई मछली, राजकमल चौधरी।
सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 74 का पहला ऑप्शन। और आज का जो आखिरी प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, देख लेते हैं। संवाद दिए गए, जो विद्यार्थी धैर्य रखकर यहां तक आए होंगे उनको कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला और संतोष का फल मीठा होता है। ये जितने भी संवाद युक्त पंक्तियां दी गई हैं, जिसको डायलॉग कहा जा सकता है अंग्रेजी में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षाओं में ये सब आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने आषाढ़ का एक दिन पढ़ा था, जिसमें जो मलिका और उसकी माता जी अंबिका, दोनों के बीच में संवाद होता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब हो गया वो है स्कंदगुप्त। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। क्या जबरदस्त तरीके का ये कथन, सही जवाब है ये चंद्रगुप्त। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये जबरदस्त तरीके का यहाँ पर है। सही जवाब हो गया लहरों के राजहंस। और इसी तरीके से मिलता जुलता कथन प्रेमचंद ने भी अपने गोदान उपन्यास में लिखा है, अगर किसी को याद आए तो जरूर बताएं। ठीक है, यहाँ देवता इत्यादि का उल्लेख किया गया गोदान में कि उसको देवता बना देता है, पुरुष देवता होता है, लेकिन अगर पुरुष का गुण स्त्री में चला जाए तो वो क्या हो जाती है। तो मिलता जुलता कथन है, मुझे याद आ रहा है। चलिए, यहाँ पर अगर हम मिलान करें तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। इस तरीके से हमने कुल 75 प्रश्नों पर विचार किया। प्रश्न देखने में 75 थे, लेकिन किसी 150 प्रश्न से कम नहीं थे, इसलिए वक्त लगता है और आप लोग के वक्त का कीमत हमें ध्यान में रहता है। इसीलिए जहां पर डिस्कस करना पड़ता है वहां पर करता हूं, जहां पर सीधे क्वेश्चन बता के आगे बढ़ना है बढ़ जाता हूं। और मेरी कोशिश यही है कि आपकी परीक्षाओं की कंटिन्यूटी बनी रहे और आप एक बार कमेंट्स कर जरूर बता दें कि सर मेरा फला में चयन हो गया, मैं पास हो गया, क्वालिफाइड हो गया, जो भी। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बाकी आप सभी का प्यार और स्नेह लगातार मिल रहा है और हमने अपने भावों को कम्युनिटी सेक्शन में अभिव्यक्त किया था। किसी ने मुझे कुछ कहा था और आप लोगों ने जो करारा जवाब दिया, तो मैं कोने में बैठ के कुछ सोचा कि सिसकी ले लेता हूं कि मुझे चाहने वाले कितने लोग हैं। आप हैं तो हम हैं, और आप ही की वजह से यहाँ पर मेहनत करने का मन करता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।